लेट मी जस्ट टर्न ऑन रिकॉर्डिंग। सही है। अच्छा जी। तो आप सबको पता है कि बॉन्डिंग है क्या? बॉन्डिंग बेसिकली होती है अगर आप दो एलिमेंट्स ले लो ना, उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अब उसमें तीन टाइप के बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, याद रखना कि दो एलिमेंट्स है ना, कुछ सिवाय टेबल 8 के, ठीक है, टेबल 8 में होते हैं वो वाले एलिमेंट जिनका ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट होता है, दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। जो पीरियोडिक टेबल में 8th ग्रुप के अलावा बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, दे आर ऑल अनस्टेबल। तो वो अपने आप का अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए या अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ना बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद अदर एलिमेंट्स, ताकि वो एक स्टेबल फॉर्म में आ सकें। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो रिएक्टिव फॉर्म में है वो आराम से नहीं बैठ सकती। फर्स्ट करो अब आपके नीचे हमने एक तीली लगा दें, तो आप उछलना नहीं शुरू हो जाओगे जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो इसी तरह इनके अंदर ना हर वक्त एनर्जेटिक ही, इनके अंदर हर वक्त एनर्जी होती है, ये हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं। जब तक इनको सुकून नहीं मिलता ना, जब तक ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करते तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। जब तक सुकून नहीं मिलता तब तक ये अपनी बॉन्डिंग करते रहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसमें आती हैं तीन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। नंबर वन इज मेटेलिक बॉन्डिंग, सेकेंड इज आयनिक बॉन्डिंग, एंड थर्ड इज कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक हो गया? इसके हैं 25 पेजेस, तो आज हम कर लेंगे पेज नंबर 13 तक। और सबसे पहले व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग? आयनिक बॉन्डिंग जो होती है ना, इट इज बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल Na एंड Cl, Ki, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी चीज Mg उठा लो, ग्रुप 6 ग्रुप 7 में नॉन मेटल्स होते हैं, O उठा लो, ठीक है, इनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग होती है। और ये किस तरह होती है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम्स। बेसिकली जो मेटल्स होते हैं ना, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट आराम से पूरा हो सकता है 2 8 1। तो ये 1 जल्दी से लूज कर देगा तो 8 हो जाएगा ना, 2 8 2। ये दो लूज करेगा जल्दी से 8 हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना, वो यहाँ नॉन मेटल्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 8 6। अब इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बजाय आसान है कि ये दो गेन कर ले, तो ये दो गेन कर लेगा। 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लेगा। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये ओ लेवल वाली बातें हैं। सही है। अब इसकी ना आती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी आती है आपको इस तरह। फॉर एग्जांपल अब सोडियम है ना, वो है 2 8 1। इसके आपको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल बनाए। तो जब आप स्टेबल मॉलिक्यूल बनाओगे तो उसमें तो आउटर मोस्ट शेल में यूं हो जाएगा ना, है ना। मगर आप इसको 1 प्लस चार्ज, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो पीछे कितने रह गए? खाली हो गया आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, तो आप इसको खाली बना दोगे। समझ आया यहाँ तक? फिर ये वाला है, वो ऑक्सीजन में होते हैं 2 6। वैसे अगर आप ऑक्सीजन बनाओ तो उसके अंदर आप बना दो 1 2 3 4 5 6। मगर अब इस पे टू नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि Na ने दो सोडियम को दिए, दो Na ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो एक ऑक्सीजन ने गेन किए, ठीक है। तो उसकी अगर जगह अब हम बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको डिफरेंट उससे एनोटेशन से शो करना होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से आए होते हैं और ये वाले ऑक्सीजन के अपने होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? उसके ऊपर टू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स आर बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है, वो होते हैं मेटल्स के दरमियान में, ये नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान डायटोमिक, फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान डायटोमिक, ठीक है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस के दरमियान, ठीक है, ये होती है कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आपने एक बात पढ़ी थी कि ओ लेवल्स में कि अगर एक चीज के हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स एक चीज के अंदर, इसको कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? इसको एक चाहिए। फिर दूसरे के पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन्स, को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? एक चाहिए। तो ये तो आपस में यूं शेयर हो जाएंगे, तो ये यूं आपस में ओवरलैप करके, ठीक है, ये यूं आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो अब सबके 8 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, ठीक है। HCl एग्जांपल, NH3 एग्जांपल। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? Atoms want to complete their octet with 8 electrons to have electronic configuration of nearest noble gas. नोबल गैस जितने भी है ना, उनके आखिरी वाले शेल के अंदर 8 होते हैं, या हीलियम है तो 2 होते हैं।
क्यों होते हैं? उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो अनरिएक्टिव होते हैं। देखो ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ना इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, ये स्टेबल है। तो एटम्स यही चाहते हैं कि हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लें, ताकि हम भी स्टेबल हो जाएँ। यहाँ तक बात क्लियर हुई? देखो ये आ गया NH3 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन 1 2 ठीक है पूरे हैं। मगर जो पीरियड 3 होता है ना, उसमें होती है ऑक्टेट एक्सपेंशन। पीरियड 3 के अंदर होती है ऑक्टेट एक्सपेंशन। अब इसमें जो आपका SF3 है या PCl5 है ना, PCl5 के अंदर ऑक्टेट जो नहीं होती आपकी, ये वाले जो ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्बिट होता है, ये ना एक्सपैंड कर रहे थे। जब एक्सपैंड कर रहे थे ना, इसके अंदर स्पेस बन जाती है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने के लिए। तो अब देखो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पे भी स्टेबल है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये सब थ्री ये सिर्फ पीरियड 3 एलिमेंट्स के साथ होता है, ठीक है। और ये रहता है आपका, ये देखो 1 2 3 4। अच्छा अब आपका जो BF3 है ना, कभी कभी आपकी होती है ऑक्टेट रिस्ट्रिक्शन। ये तब होती है जब आपका ऑक्टेट इतना छोटा होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिट ही नहीं हो सकते। तब आपका ये वाला होता है। क्यों? एक तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल बहुत ज्यादा होता है, तो ये ऑक्टेट को अपनी तरफ खींचता है, छोटा रहता है। दूसरा इसमें स्पेस इतनी नहीं होती, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाली भी आपने एग्जांपल याद रखनी है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? SCl6 के अंदर साथ भी यही चीज है, ठीक है। Octet expansion mainly only in period 3. In period 3, elements show octet expansion because unfilled p and unfilled d orbital can be used to make covalent bond. ठीक है, बेसिकली जो आपका ये अनफिल्ड p ऑर्बिटल होता है ना, ये वाला, और यहाँ पे जो दूसरे वाले एटम का अनफिल्ड d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाली जो चीज है ना, ये वैसे आउट ऑफ कोर्स है, ये A2 के अंदर है। तो मैं अभी आप लोगों को नहीं समझा रहा, अगर चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझना चाहते हो? वैसे A2 के अंदर है ये, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। जो मेजोरिटी कहेगी वही होगा। एक नो का वोट है, ठीक है, दो नो के वोट। चलो भाई आगे चलो। वैसे A2 में होता है, लेकिन यह है बड़ी मजे की चीज, जब A2 में आओगे ना तब पढ़ाऊंगा। अच्छा है, कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स होती हैं, आपने देखा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। CC बॉन्ड, CC बॉन्ड, ठीक है। इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो जाता है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक पेयर जब होता है ना, उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो पेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल, और जब तीन होते हैं इसको बोलते हैं ट्रिपल, ठीक है। अच्छा, जब फॉर एग्जांपल आपके पास दो सी है, इसका मतलब है सी कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाता है। क्योंकि ग्रुप 4 के अंदर है। चार बनाने इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप डबल बॉन्ड लगाए तो फिर तो सिर्फ यहाँ पे दो आ सकते हैं ना, कि दो तो इधर पूरे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे कैसे, हमें पता चला है, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर सी आ रहता है, ठीक है, तो ये एक एच, ये एक एच, अब ये हो रहता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ये मैं समझाऊंगा आगे। अच्छा, आपने ये सारे कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े हुए हैं। ए लेवल्स के अंदर एक नया कोवलेंट बॉन्ड है, व्हिच इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, द अदर एटम एक्सेप्ट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स। द एटम शुड हैव अ लोन पेयर whereas the other atom should have an unfilled orbital। मैं समझाता हूँ। अब फर्स्ट करो, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम के ना, ये शेल है, ये खाली है, ठीक है। अब ये खाली कैसे, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पी होगा ना, पी सबशेल, ठीक है, इसमें आ जाएगा यूं 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 यूं। ये दो होंगे खाली, ठीक है, ये दो होंगे खाली। अब आपका जो Cl है ना, उसका होता है ये वाला फील्ड, ठीक है, ये होता है इसका फील्ड। ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके साथ शेयर कर लेगा। तो ये जो Cl होगा ना, इसकी ये दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, और Al का जो प्लस चार्ज, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों आके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है AlCl3 एंड Al2Cl6। इसकी आपने एक चीज याद रखनी है, ये होता है एट टेम्परेचर्स, एट वेरी लो टेम्परेचर्स, ठीक है। जैसे कि नहीं, ये होता है एट टेम्परेचर्स
एट 100 डिग्री सेल्सियस जब मेल्ट होता है, या मेल्ट, और ये होता है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट होता है। ये हर वक्त रहता नहीं है, ये छोटी सी टाइम के लिए बनता है। जो ये है ना, इट एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। तो बेसिकली जब भी एल्यूमिनियम और क्लोरीन का कंपाउंड होगा ना, इट विल मोस्टली एग्जिस्ट इन A2Cl6 की फॉर्म, वेरी हाई टेम्परेचर पे भी, हाई पे भी, एंड वेरी लो पे भी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब मैं आपको बना के देता हूँ A2Cl6। अब मेरे बात बताओ, ये है Al, ठीक है। वो वाली जो यूं कर देता हूँ, नहीं वो रेड कलर की लाइन से समझाता हूँ सिर्फ। हाँ मतलब वो सारा कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, या इस तरह आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन इनसाइड नोट्स। हाँ, अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नोट्स के अंदर लिखा जाएगा। देखो ये Al है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया AlCl3, ठीक है। तो Al के Al ग्रुप 3 में इसके आउटर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ एक इधर, एक इधर, और एक इधर। यहां तक बात क्लियर है अभी तक? ठीक है, कोई कोई मसला? अच्छा, इसके साथ मैं बनाता हूँ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में होता है 7, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक इधर। अच्छा ये बताओ, क्लोरीन के तो 8 पूरे हो गए ना? इसी तरह यहाँ पे बना देते हैं। इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए। इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए। यहाँ तक कोई एतराज? नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्लोरीन के तो 8 पूरे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 6 है ना। इसको तो 2 चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, 8 पूरे करने के लिए, राइट। मैं बनाता हूँ एक और एल्यूमिनियम इधर, ठीक है। अच्छा, और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ, एक इधर, एक इधर, रुको, एक मैं बनाऊंगा इधर, एक मैं बनाऊंगा इधर, और एक मैं बनाऊंगा इधर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम के पास 2 और इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं गए इस क्लोरीन से? आ गए ना इस वाले एल्यूमिनियम के पास? अब मुझे ये बताओ, मैं अगर क्लोरीन को दोबारा से बनाऊं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले इस वाले क्लोरीन को बनाता हूँ। इस क्लोरीन के पास 8 आ गए, कोई एतराज? इस वाले क्लोरीन के पास भी 8 आ गए, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लोरीन को यूं बना दूं, इस तरह नीचे वाला क्लोरीन बना हुआ है, ठीक है। एक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो एल्यूमिनियम है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 पूरे हो गए, ठीक है। इस क्लोरीन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबके पास 8 8 8 8 पूरे हैं। अब लेकिन एक बात देखो कि इस क्लोरीन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एल्यूमिनियम को डोनेट किए,
और इस एल्यूमिनियम ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन से एक्सेप्ट किए हैं। इस तरह इस एल्यूमिनियम ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन से एक्सेप्ट किए हैं और इस क्लोरीन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। तो जो आपका ये वाला बॉन्ड है ना, ये और ये बॉन्ड, दीज आर योर डेटिव बॉन्ड्स। इसके थ्रू देखो सबका 8-8 पूरा हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। तो आप इसकी नोटेशन लिखोगे ना, आप इसकी नोटेशन लिखोगे Al Cl 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 Cl। मगर आप बनाओगे इसके साथ यहाँ पे एरो, एरो डोनेट करता, एरो एनोटेट करता है डेटिव बॉन्ड को। जिस तरह ये वाला जो नहीं है, ये वाला, ये तो कोवलेंट बॉन्ड का एनोटेट करता है ना, तो जो एरो है ना ये एनोटेट करता है डेटिव बॉन्ड को, ठीक है। तो आप बनाओगे एरो, क्योंकि ये वाला देखो लोन पेयर जो है, ये वाला जो लोन पेयर है इस क्लोरीन का, वो इसको डोनेट कर रहा है, ये देखो, ठीक है। और आप यहाँ पे बना दोगे एरो इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये वाला लोन पेयर जो है ये इस एल्यूमिनियम को डोनेट कर रहा है, तो ये वाला लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को डोनेट कर रहा है। समझ आया? परफेक्ट। एग्जाम्पल देखो, H3O NH4 प्लस H2O के अंदर आप H प्लस ऐड कर दो तो H3O पॉजिटिव, ये देखो ये O है। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ना O के, ये इसके ऊपर आके अटैक करेंगे और इससे आप बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। H3O पॉजिटिव बन गया। ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के इसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। NH4 प्लस, इसमें भी वैसे तो आपका NH3 होता है ना, ऐसे N, ये H H H, यही पढ़ा था ना हमने, H कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मगर जो एम्प्टी, ये देखो N H H H, ये जो H प्लस आयन है ना, इसके अंदर तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये खाली पड़ा है। ये वाले यहाँ चले जाएंगे तो ये यूं बन जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो जाएंगे, NH4 प्लस बन जाएगा। ये देखो, सही है। ये देखो ये बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, याद रखना ये जो ये डायग्राम है ना, इस पे आपने यहाँ पे लोन पेयर शो जरूर करना है। ये आपको आगे समझ आएगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोन पेयर जरूर शो करनी। At high temperature, it exists as AlCl3. At lower temperature, two AlCl3 as AlCl3 molecule combine to form a dimer Al2Cl6 static covalent bond. और जो very high temperature होता है, around 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब भी जाके दोबारा Al2Cl6 बन जाता है। तो लो पे भी डाइमर है और हाई पे भी डाइमर है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड तो आप बनाते हो ये, ठीक है, ये मगर इसमें टाइप्स होती हैं, ठीक है। इस कोवलेंट बॉन्ड की भी ना टाइप्स होती हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। सही है। बेसिकली इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। अगर आपका s ऑर्बिटल है और s दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके दरमियान अगर डायरेक्ट यूं बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उस इस इन ऑर्बिटल्स की शेप चेंज होके ना यूं बन जाएगी। ये आपस में एक और बॉन्ड बनाएंगे, ये यूं करके ना डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे से। हमारा एक ये एक कार्बन का एलिमेंट है, ये कार्बन का एलिमेंट है, इसके दरमियान जो न्यूक्लियस है ना, यूं डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? मगर एक s और एक p ऑर्बिटल अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसका s ऑर्बिटल है, मगर क्लोरीन का जो यूं है ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, p ऑर्बिटल है। अब ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जब ये बॉन्ड बनाएंगे ना, इसकी शेप चेंज होकर मछली टाइप बन जाएगी। मैंने मछली से याद रखा हुआ है, ठीक है, मछली बन जाएगी। याद है, बात क्लियर हुई? मगर अगर एक क्लोरीन जो है, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं यूं करके, ठीक है। अब ये तो p p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है ना, तो ये आपकी टॉफी बना देगी। देखो ये टॉफी, और ये जो लाइनें हैं ना, दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब आप ओवरलैप करोगे ना इनका आपस में, जब बॉन्ड्स आप यूं फॉर्म कर रहे होगे आपस में, ठीक है, जब ये वाली जगह होगी, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में होगी, जो बीच वाली जगह है। इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये देखो जो ओवरलैप हो रहा है, इसके चक्कर में यहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, एक चीज याद रख लो, जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड दे कैन स्पिन अराउंड विद स्पिन।
जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, दे आर फिक्स्ड इन शेप एंड डू नॉट रोटेट और स्पिन। इसका मतलब क्या है, उसके लिए पहले पाई बॉन्ड समझेंगे। पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड कैन बी ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, अब इसमें जीरो पाई बॉन्ड्स है क्योंकि इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसमें होता है ऐसे कि अगर आपका कार्बन कार्बन है, ठीक है, और कार्बन कार्बन है और कार्बन कार्बन है, इसमें जो ये वाली लाइन है ना, दिस रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें ये वाली लाइन रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड्स बट दिस रिप्रेजेंट्स पाई बॉन्ड। इसमें दिस रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड बट दिस एंड दिस बोथ रिप्रेजेंट पाई बॉन्ड। क्यों? वो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों, मगर ये याद रखो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सारे जितने बॉन्ड्स होते हैं दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स। if a sigma is not present, pi will not be present, मगर sigma alone can be present and pi alone can not be present। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, pi bond is formed by parallel sideways overlap of p orbitals। एक बात याद रखो, मैंने आपको बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स दे कैन बी फॉर्म बिटवीन s एंड s, ठीक है, p एंड p, और आगे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp के दरमियान भी हो सकती है और sps के दरमियान भी हो सकते हैं। मगर जो पाई बॉन्ड्स है ना, दे आर ओनली फॉर्म्ड बाय p ऑर्बिटल्स। लेकिन p ऑर्बिटल्स जो नहीं होते आपके ये वाले, ठीक है, यूं ऊपर तो हमने पढ़ा ना कि हेड ऑन कोलिजन होके टॉफी बना देती है, राइट? ऊपर तो हमने यही पढ़ा है ना, ये सिग्मा के अंदर होता है ना? मगर पाई बॉन्ड में पता है क्या होता है? हेड ऑन के बजाय ये यूं ना साइडवेज आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जो अनफिल्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन, आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, आपके पास कार्बन है और कार्बन है, ठीक है, मगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है कि कार्बन के अंदर जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो ऐसे रहती है कि यहाँ पे यूं हो जाएगा, यहाँ पे यूं हो जाएगा, ये वाला होगा ना, ये अनफिल्ड रह जाएगा। तो दिस विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, दिस विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो ये अनफिल्ड होगा ना, ये दूसरे वाले कार्बन के अनफिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ यूं साइडवेज पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपस में ही जो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये आपस में एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, पाई बॉन्ड, और ये हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि दिस कैन अटैक अदर बॉन्ड्स। सही है? आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में दो टाइप की डायग्राम्स बनानी चाहिए, आनी चाहिए। एक ये वाली डायग्राम बनानी आनी चाहिए और ये वाली डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ये वाली डायग्राम आती है जब आपको कहें कि फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, इसके दरमियान बॉन्ड्स बना के दिखाएं। आपने बनानी है ये लाइन, दिस रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, दिस रिप्रेजेंट्स पाई बॉन्ड। बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन पड़ा है, ठीक है, कार्बन को आप इमेजिन करो ये 3D स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, ठीक है। होगा ये कि इसके दरमियान जो इसके न्यूक्लियसेस होंगे ना, ये आपस में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और जो इसके अक्रॉस ये जो अनफिल्ड पी ऑर्बिटल था ना, ये इतना फैल जाएगा, इतना फैल जाएगा कि यूं करके ये पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ये 3D आप इन्वायरमेंट समझ लो कि इसके ऊपर और इसके नीचे ना एक कमरे की तरह, एक रिंग की तरह यूं बनना शुरू हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। और जो अंदर अंदर फॉर एग्जांपल ये कमरा है, ठीक है, और ये कमरा है, इसके अंदर आप यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हो, ये आपका होगा सिग्मा बॉन्ड, मगर इसके अक्रॉस पंखा लगा है, इसके अक्रॉस पंखा लगा है, तो जब ये हवा आपस में इंटरेक्ट करेगी, ये पाई बॉन्ड बना लेगी। ये बात क्लियर हुई? सही। In sigma, in pi bond, electron cloud is distributed above and below the line joining the two nuclei because of this pi bond is more reactive। इसकी वजह से pi bond more reactive क्यों होते हैं? अब देखो मैंने आपको बताया, फर्स्ट करो Cl है, ठीक है, और इसके ऊपर यूं पाई बॉन्ड फैला हुआ है, ठीक है, हवा चल रही है। अब ये हवा, आप कमरे में पंखा ऑन करते हो तो आपके पूरे कमरे में हवा आती है ना, राइट? जब आप दरवाजे के थ्रू कमरा एंटर करते हो तो आपको इस दरवाजे के कोने पे भी हवा तो अटैक कर सकती है, राइट? इसी तरह जब कोई और एलिमेंट इसके करीब आएगा ना, वो इसको आराम से ये वाला पाई बॉन्ड इसको अटैक कर सकता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। समझ आया? जबकि अगर जो सिग्मा है वहां तक पहुंचने के लिए देर लगेगी, फर्स्ट करो सिग्मा आपका बेड पड़ा है, अब वहां तक पहुंचने के लिए आपको देर लगेगी, ये कम रिएक्टिव है, लेकिन ये हवा जो है ये तो बहुत रिएक्टिव है ना, ये आराम से इसको अटैक कर सकती है, या आप हो। बात क्लियर हुई? इसकी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्टिव होता है। अच्छा जी, अब ये देखो ये O2 है, O2 के अंदर जो PX है, ठीक है, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड, ये आपस में, अब ये तो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये तो फिल्ड है, ठीक है, पहली डबल बॉन्ड है।
ये आपस में पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो ये दूसरे अनफिल्ड रह जाएंगे ना, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो, ये लाइन रिप्रेजेंट्स सिग्मा बॉन्ड, दीज रिप्रेजेंट पाई बॉन्ड्स। ये मैंने पूरी मार्किंग स्कीम के साथ मेरे बनाए हुए हैं। ये आपने आराम से बैठ के डायग्राम्स पढ़नी, आपको समझ आ जाएगी। ग्रीन पाई बॉन्ड है, शो इट लाइक द पिक्चर अबव, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ एन एग्जाम, ये मैंने पूरा बनाया हुआ है। द लाइन शो सिग्मा बॉन्ड विद द लाइन एंड द पाई बॉन्ड विद सर्कल्स आर शोन, ठीक है। ये पाई है, ये सिग्मा है। सिग्मा शो इट विद द लाइन जस्ट लाइक इन पिक्चर, ये रेड लाइन, ठीक है। इस तरह एन एन है। अब एन एन के अंदर ये वाला सिग्मा बनेगा, ये पाई, तो ये देखो, ये आप सिग्मा बना रहे हैं। ये जो पी वाई और पी वाई है, देखो पी वाई और पी वाई, ये आपस में पाई बना रहे हैं। पी जी और पी जी आपस में पाई बना रहे हैं। और जो पी एक्स है, आपस में सिग्मा बना रहे हैं। ये हवा है आपकी, और ये आपकी एक डायरेक्ट आपका पैड कह लो। समझ आया? अच्छा, आगे आती है वेस्पर थ्योरी। शेप्स है, ठीक है। शेप्स आपको ये रट रही होनी चाहिए, एंगल्स और शेप्स आपको अपनी जुबान पे पक्के रटे होने चाहिए, ठीक है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किस चीज पे डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टोटल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सेंट्रल एटम। कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी आर बॉन्डिंग पेयर्स एंड हाउ मेनी आर लोन पेयर्स। डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स बिटवीन टू बॉन्ड्स आर ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दिस रिपल्जन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पेयर। ठीक है, लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, ठीक है। ये लोन पेयर है, ये खाली इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो लोन पेयर्स होते हैं ना, याद रखो, ये रिपल्जन कॉज करते हैं, ठीक है। तो फर्ज करो, अगर आपके एक बॉन्ड यूं बना हुआ है, एक बॉन्ड यूं बना हुआ है, एक बॉन्ड यूं बना हुआ है, ठीक है। मगर अगर ये खत्म हो गया और यहाँ लोन पेयर आ गए, ठीक है, तो इन लोन पेयर की वजह से रिपल्जन ज्यादा होगी। जब रिपल्जन ज्यादा होगी ना, ये बॉन्ड उठ के करीब हो जाएंगे, तो इसके दरमियान बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई? जो आपका सबसे पहले तो आपका बॉन्ड आता है, वो आपका आता है जब आपके टोटल बॉन्ड पेयर्स हो टू। अब इसको मैंने पता है कैसे याद करता था, 2 2 0, 4 3 1, 4 4 0, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। 3 2 1, 3 3 0, ये मैं आपको आगे सारा समझाऊंगा, ठीक है। बट बेसिकली इट इज ऐसे कि फर्स्ट करो, आप बना लेते हो CO2, ठीक है। अच्छा, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है। एक बात याद रखो, जो सिंगल लाइन होगी और डबल लाइन होगी, ठीक है, दे विल बोथ बी कंसिडर्ड एज वन। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये है, ठीक है, ओ, OH, ठीक है, C, ठीक है। अब इसमें अगर आप कहोगे ना कि टोटल पेयर्स कितने हैं, ठीक है, याद रखो टोटल पेयर्स कितने हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि 1 2 3 4, आपने कहना है 1 2 3। यहाँ तक बात क्लियर हुई? दिस एंड दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड वन, डबल भी वन, ट्रिपल भी वन। अगर मैं कह दूं C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, C, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इसके दरमियान कितने पेयर, तो आप कहोगे वन, और ये टू, आप ये नहीं कहोगे 1 2 3 4। यहां तक बात क्लियर हुई पहले? सही है। अब मैं बनाता हूँ CO2, ठीक है। मुझे ये बताओ, अच्छा ये पता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ टोटल पेयर्स कितने हैं, टोटल पेयर्स? वन और टू, टू है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये टोटल पेयर्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, में से बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं, इसमें से कितने पेयर्स ने बॉन्ड बनाए हुए? ये वन पेयर है, सेकंड पेयर है, कितने पेयर्स ने बॉन्ड बनाए हुए? दो ने बॉन्ड बनाए हुए। लोन पेयर है कोई? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार बनाता है। तो एक दो तीन चार, चार तो पूरे हैं, तो लोन पेयर तो कोई ना हुआ ना, लोन पेयर तो जीरो है। लोन पेयर क्या होते हैं? जो वैसे इलेक्ट्रॉन रह गए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ये H है, ये H है, ये H है, दिस विल बी लोन पेयर। तो लोन पेयर तो कोई नहीं है ना इधर, जीरो, ठीक है। जब आपके 2 2 0 हो जाए, टोटल टू, बॉन्डेड टू, लोन पेयर जीरो, ठीक है, तो आप शेप बनाओगे यूं स्ट्रेट, क्यों? इसके दरमियान जो एंगल होगा ना, दिस विल बी 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अच्छा, फर्ज करो कि मेरे पास है बोरॉन, ठीक है।
बोरॉन है ग्रुप 2 के अंदर, ठीक है, और ये होता है ग्रुप 3 के अंदर, ठीक है, ग्रुप 3 के अंदर है। अब इसके साथ है एफ, एफ, एफ। अब मुझे बताओ टोटल पेयर्स कितने हैं, खुद करेंगे। 3। मुझे बताओ बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं। 3। लोन पेयर है 0। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 के अंदर है, 1 2 3 पूरे लोन पेयर 0। जब आपके पास 3 3 0 हो जाए ना, आपने याद रखना है इसका जो एंगल होगा ना, दैट विल बी 109.5 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो शेप होगी दैट विल बी, इसको कहते थे हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये आपने याद रखनी है शेप ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरह इसकी शेप 2 हो जाएगी, जो शेप लीनियर 180 डिग्री को लीनियर, ठीक है। नहीं 120 मैं समझाता हूँ कब होगा। सॉरी सॉरी, बॉन्ड एंगल 120, सही कह रहे हो, हाँ 120। बॉन्ड एंगल में 120 डिग्री, 120, ठीक है। जो ये बी है ना, अब ये एफ, एफ, माय बैड माय बैड माय बैड, एफ, ठीक है। अब आपके पास जब आ जाए ना 3 3 0, 3 टोटल, 3 बॉन्डेड, 0 लोन पे, ठीक है। इसका जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री, और जो आपका शेप होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप 120 डिग्री शो कैसे करना है, देखो आपने ना बी को अब ऐसे नहीं बना देना, एफ, 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 ठीक है, ये गलत है। आपने ऐसे टेढ़ा करके बनाना है फैन शेप, ताकि ये तीनों एंगल्स बराबर हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। परफेक्ट। अच्छा जी, मुझे एक और एग्जांपल ढूंढने दो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक एग्जांपल है ये एस, अच्छा रुको रुको रुको, एस इज इन ग्रुप 6, ठीक है। ये एस है, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। मुझे ये बताओ एस के ऊपर अब लोन पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एस ग्रुप 6 में, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इसका मतलब ये दो रहते हैं, तो एक हम बना देंगे लोन पेयर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब मुझे बताओ टोटल पेयर्स कितने हैं। 3। मुझे बताओ बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं। 2। लोन पेयर कितने हैं। 1। जब आपके पास 3 2 1 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ना, ये वाली, याद रखो पहले तो 120 डिग्री एंगल था ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपल्जन करेंगे, जब ये रिपल्जन करेंगे ना, तो जो 120 डिग्री एंगल था ना ये छोटा हो जाएगा, तो ये करीब आ जाएंगे बॉन्ड्स, ठीक है। इसके दरमियान जो एंगल होगा इसको आप कह लो कि दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 117 डिग्री, और इसकी जो शेप होगी दैट विल बी नॉन लीनियर। यहां तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब आ गए 4 के ऊपर। अच्छा जी, सी, एच, 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 एच। मुझे बताओ टोटल बॉन्ड, सी इन ग्रुप 4, ठीक है। और मुझे बताओ टोटल पेयर्स कितने हैं। लोन पे वो बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं। 4। लोन पेयर है 0। जब आपके पास 4 4 0 आ जाए ना, इसकी जो शेप होगी दैट विल बी 109.5 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये आपने कभी भी ऐसे नहीं बनाने, अब आपने इसको बनाने हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे। मैं आपको बताता हूँ 3D स्ट्रक्चर बनेगा, और ऐसे। क्यों 3D स्ट्रक्चर बनेगा, दिस विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन मतलब आपकी पेज से बाहर, ठीक है। फर्ज करो आपका अंगूठा पेज से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में ये वाला बॉन्ड एंगल है, और ये वाला एंगल इज इनटू द पेज। फर्ज करो आप अपनी फिंगर को पेज के अंदर घुसा रहे हो, ठीक है। तो ये वाला होगा, तो अगर ये आपका 3D स्ट्रक्चर है ना, आप समझो कि सी है, ठीक है, ये इसके अबव है, ये इसके बिलो है।
ये बाहर आपकी तरफ आ रहा है और ये पीछे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी द डॉटेड, दिस विल बी द डॉटेड, दिस विल बी दिस वेज। तो इसको आपने हमेशा से अब यूं बनाना है, यूं बनाना है, यूं बनाना है और यूं बनाना है, और इसके दरमियान जो एंगल होगा ना, इट विल बी 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री एंड 105 डिग्री। इसकी जो शेप होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल। यहां तक समझ आया? सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं लेता हूँ नाइट्रोजन, ठीक है, दिस इज इन ग्रुप 5, इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ 3H। अब मुझे ये बताओ, इस पे लोन पेयर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अब टोटल पेयर्स कितने हैं? टोटल पेयर्स 4, जबरदस्त। बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है ना, एक, ये वाला, ठीक है। तो जब आपके पास 4 3 1 आ जाए ना, इसका एंगल हो जाएगा 107 डिग्री। क्यों? पहले 109.5 था ना, अब क्या होगा, ये इसकी रिप्रेजेंट कराएगा, ये इसकी रिप्रेजेंट कराएगा, ये आपस में करीब आ जाएंगे, तो ये 107 डिग्री हो जाएगा। और जिसकी शेप होगी दैट विल बी ट्राइगोनल, दैट विल बी अपना क्या कहते हैं, ये नीचे लिखी हुई है, ट्राइगोनल पैरामिडल, ठीक है। इसकी शेप का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पैरामिडल, और इसका बॉन्ड एंगल विल बी 107 डिग्री। यहाँ तक बात याद, यहाँ तक समझ आई? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो ऑक्सीजन है इट इज इन ग्रुप 6, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ 2H जोड़ दूं, अब मुझे ये बताओ, लोन पेयर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? अच्छा, कितने लोन पेयर आने चाहिए? 2, जबरदस्त। एक इधर, एक इधर, नहीं जाए ना, देखो इसके हैं ग्रुप 6, इसका मतलब है कि इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 6 - 2 कितने हैं? 4। 4 है, इसका मतलब है कि दो पेयर होंगे, एक पेयर ये 3 4, एक पेयर ये 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। समझ आया बनाना कैसे? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि टोटल पेयर्स कितने हैं? टोटल पेयर्स 4। बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2, जबरदस्त। जब 4 2 2 की कंफिग्रेशन आ जाए ना, याद रखो आपका एंगल विल बी 104.5 डिग्री एंड शेप विल बी नॉन लीनियर, इसकी भी नॉन लीनियर होगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? क्यों? अब ये भी रिप्रेजेंट करा रहे, ये भी रिप्रेजेंट करा रहे, तो अब तो और छोटा एंगल हो गया, 109.5 से शुरू किया था, 104.5 पर आ गए, ठीक है। वी शेप या बेंट भी लिख सकते हो, बट मार्स स्कीम में नॉन लीनियर लिखा होता है, तो याद रखो बेहतर है कि नॉन लीनियर लिखो। अच्छा, अब हम आ गए इधर, अब ये आपका आ जाता है पी, ठीक है। ये देखो मैंने इसकी शेप बनाई हुई भी है, ये देखो ऐसे करके, ये अब हमारे पास है PCl5, ठीक है। पी इज इन ग्रुप 5, ठीक है, ग्रुप 5 के अंदर है, ठीक है। अब ये पी है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, सॉरी, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है। अब मुझे ये बताओ, इसने 5 Cl के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और ये ग्रुप 5 के अंदर है, तो कोई लोन पेयर होगा? नो, जीरो। टोटल टोटल पेयर कितने हैं? 5। बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 5। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो अगर 5 5 0 आ जाए ना, याद रखो इसकी पहली चीज तो आपने याद रखनी है, इसकी शेप विल बी ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल कैसे, देखो एक पिरामिड आपका ये बन रहा है, ठीक है, और एक पिरामिड आपका ये बन रहा है, ये इसकी बेस, और ये पिरामिड नीचे की तरफ, और ये इसकी बेस, और ये पिरामिड ऊपर की तरफ, दो पिरामिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, दिस विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहां तक क्लियर हुई बात? अब अच्छा, अब ये समझो कि ये वाला जो पी है ना, इसके साथ ये बॉन्ड पंखे की तरह लगे हुए हैं, एक पीछे की तरफ जा रहे हैं, एक आगे की तरफ आ रहा है, और एक राइट साइड पे लगा हुआ है। जो ये होंगे ना, इनके दरमियान तो एंगल 120 डिग्री होगा, मगर ये जो इसके ऊपर और नीचे लगे हुए हैं ना, ठीक है, उनका और इस पंखे वाले पर के एंगल 90 डिग्री। अब फर्स्ट फ्लोर आपका जो छत लगी हुई है ना, आपका पंखा है, ठीक है, उस पंखे की छत से यूं लटका हुआ है ना, और ये आपका पंखा यूं बना होता है, ठीक है, ये जो पंखे की छत से इस पंखे के पर के साथ एंगल है, दिस विल बी 90 डिग्री, मगर इनका आपस में 120 डिग्री, बिल्कुल फैन की तरह। समझ आया? बस इस पंखे के नीचे वाली जगह से भी जुड़ा हुआ है, तो आप कह लो कि आपकी जमीन के साथ पंखा जोड़ दिया है, और इस पंखे को आपकी इस छत के साथ भी जोड़ दिया, तो ये पंखा बस हवा में यूं चल रहा है, तो इसके इसके और इसके दरम्यान भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो इसमें दो शेप्स आ जाती है। अच्छा, इसी तरह भी एक बात है, अब आपकी आती है एक और शेप, दैट इज 660। अच्छा मुझे बताओ, सल्फर है, ठीक है, सल्फर इज इन ग्रुप 6, इसके टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ता हूँ SF6, ये 1 2 3 4 5 6, मुझे ये बताओ टोटल पेयर्स कितने हैं। अब तो फिंगर टिप्स पे आ गया होगा प्रैक्टिस कर करके। टोटल पेयर कितने बने इसके अंदर? 6। बॉन्डेड कितने हैं? 6। लोन पेयर है नन, ठीक है। जब 660 आ जाए ना, याद रखो इसकी जो शेप है दैट विल बी ऑक्टाहीड्रल, ठीक है, ऑक्टाहीड्रल, एंड ऑल एंगल विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? ये आपका वही पंखा ऊपर से जुड़ा हुआ है, पंखा नीचे से जुड़ा हुआ है, मगर अब आपका पहले पंखा था 3 पर वाला, अब आपका पंखा हो गया 4 पर वाला, ठीक है। आप कह लो कि आपने स्क्वायर पंखा लगा लिया। एक बॉन्ड आपके, ये अगर पंखा है ना, एक आपका पर इस तरफ निकल रहा है, एक पर पीछे की तरफ जा रहा है, एक पर इधर आ रहा है, एक पर पीछे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर आसमान से जुड़ा हुआ है, ये नीचे जमीन से लगा हुआ है। अब इन सब के दरमियान जो एंगल होगा ना, दैट विल बी 90 डिग्री। इसके दरमियान भी 90 डिग्री, 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 ठीक है, सबके दरमियान 90 डिग्री एंगल होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? दीज आर ऑल द शेप्स जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन। मैं सोच रहा हूँ आज कराऊं या ना कराऊं। हाइब्रिडाइजेशन हमने करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करनी है, बस दैट्स इट, ये हम कल करेंगे। आगे मैंने एग्जांपल्स की हुई है बहुत सारी, मेरे जो ये वाले नोट्स हैं ना इस चैप्टर के नोट्स के अंदर ना काफी कुछ लिखा हुआ है, और इसमें आपको ना, मैंने ये देखो नीचे मार्स स्कीम की डेफिनेशन लिखवाई हुई है किस चीज की, कोवेलेंट बॉन्डिंग की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ लिखी हुई है कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, ये ताकि आपको मार्स स्कीम रट जाए। मेरे बॉन्ड्स में मैंने अपने बॉन्ड्स कह रहा हूँ, मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए हैं कि आपको ना एक एक चीज रट जाए, यहाँ पे लिखी होगी कहीं ना कहीं। तो जब ये हम इसको आगे करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने कुछ चीजों की तस्वीरें क्यों लगाई थी, ताकि ना आपको समझ आ जाए। जिस तरह अब ये है, ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास शेप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब ये कह रहा है ClS और S का बॉन्ड एंगल बताए आइसोमर 1, ठीक है, ClS और S, इसका मतलब हमें कह रहा है कि ये वाला एंगल बताओ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि S के, मुझे ये पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है ना। अब इनमें से दो आर यूज इन बॉन्डिंग, ठीक है, जब दो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, पीछे कितने रह गए, 4, तो इसका मतलब है 1 2 3 4, तो बॉन्ड वाले टोटल कितने हैं? अब मुझे बताओ टोटल पेयर्स कितने हैं, टोटल पेयर्स। ये देखो 1 2 3 4, 4 टोटल पेयर्स हैं। बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं? बॉन्डेड पेयर्स 1 2 2 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 1 2 2 हैं। अब मुझे पता चल गया 4 2 2 है, तो ये मेरा क्या था, 104.5 डिग्री।
अच्छा, अब ये कहेगा इसको एक्सप्लेन करो कि ये 104.5 डिग्री क्यों है, ठीक है। तो अब ये कहोगे कि सेंट्रल एटम एस जो है ना, इट हैज 2 बॉन्डेड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, ठीक है। लेकिन ये आपको देगा 1 मार्क, ये B1 सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर लेने के लिए आपने पता है क्या करना है, आपने लिखना है जो 2 लोन पेयर्स है ना, दे विल कॉज रिपल्जन ऑन टू द बॉन्ड पेयर्स, देखो, and repulsion from lone pairs increases, ठीक है। these lone pairs will increase the repulsion on bond pairs, इसकी वजह से आपका जो एंगल है 104.5 डिग्री है, तो ये आपको आपका सेकंड नंबर देगा। यहां तक बात क्लियर हुई। हम इसको एक एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। ये पता है आपको, मैंने पिछले नोट्स में, अगर आपको याद हो, कि मैंने अपने जो हमारे दूसरे वाले नोट्स चैप्टर 1 के, उसमें पास्ट पेपर्स थे, राइट। तो मेरे जितने भी नोट्स है ना केमिस्ट्री के, आई विल सेंड देम टुमारो, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी भेज दूं, अभी भेजूं या एक ही दफा कल ही भेजूं? चलो अभी मैं भेज देता हूँ, सही है, देख लेना। बट बेसिकली मैंने हर नोट्स में ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि आपको चैप्टर इन डेप्थ क्लियर हो जाए। तो टेंशन ना लो, इस एक एक क्वेश्चन को मैं खुद आपके साथ बैठ के गुजारूंगा, आपको बताऊंगा कि मार्किंग है कैसे। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, या आप ये लिखोगे पावर ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट लोन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। इन दोनों चीजों में फर्क है, तो ये एक एक नंबर देती है। एक एक चीज मैंने इस तरह लिखी हुई है कि आपने क्या चीज लिखनी है, आपको नंबर मिलेगा। अब जिस तरह ये वाला सवाल हमने किया है ना, ये वाला, ये किधर है, ये शेप वाला, ठीक है। अब सीन इसमें होता ही है कि इसके अंदर ना लोग करते ही हैं, किधर गया है ये वाला, ठीक है। लोग इसमें पता है क्या करते हैं, लोग कह देते हैं कि 4 टोटल हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ये लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। अब इस पे आपको मिलेगा 2 नंबर का होता है, तो आपको मिलेगा 1/2। तो ये चीज लिखना भूल जाते हैं, रिपल्जन फ्रॉम लोन पेयर्स, ये आपको सेकंड मार्क देता है। तो ये चीजें ना कर करके आती हैं पास पेपर्स, जितने पास पेपर्स करोगे तब आपको रटेंगी। मैंने नोट्स में तो लिख लिया, लेकिन मुझे भी एक्चुअल तब याद हुआ था जब मैंने ईयरलीज की थी बैक इन मार्च। मार्च अप्रैल में जब मैंने ईयरलीज की थी ना, तब आपको ये मार्क्स स्कीम याद होना शुरू हो जाती है। तब आपको, जब आपको मार्क्स स्कीम याद हो, जब आप आंखें बंद करके मार्क्स स्कीम का आंसर लिख लो ना, तब आप सोच सोच लेना आपकी तैयारी 100% पूरी, आप एग्जाम में अच्छी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, सही है। बट दैट विल हैपन इन अप्रैल, उससे पहले तो याद रखो आपने हम्बल रहना है अप्रैल के एंड तक, तब आपको जाके मार्क्स की याद होना शुरू होगी। ये ऐसी चीजें हो जाएंगी, आपको वर्ड्स रट्टे होंगे, क्वेश्चन पढ़ोगे मार्क्स की में B1 इस मार्क का है, B1 इस मार्क का है, इतने आपने पास पेपर्स कर लेने। और मैंने किए थे 2024 से लेके 2021 तक ईयरलीज, लेकिन मैंने एक एक वेरिएंट किया था, 1-1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। जब इतने सारे कर लिए थे ना, तो आप कह लो कि 3 × 3, मतलब एक साल में होते हैं 10 पेपर, तो ये 4 साल हैं, तो 40 पेपर जब आप कर लेते हो ना, तब आप, तो आपको मार्क्स की याद होना शुरू हो जाती है। तो तब जाके मुझे पता चला कि ठीक है, ये लिखूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा। इसी तरह रिएक्शन काइनेटिक्स है, उसमें मैं लिखूंगा कि किस चीज में मैंने लिखना है कि एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, किस में मैंने लिखना है मोर इफेक्टिव कोलिजंस, वो आपको याद हो रहती है। तो एक बात याद रखो कि जब आप ईयरलीज करोगे ना, हर वेरिएंट करना है, मार्क्सिंग को पढ़ना है, आपको एंड पे एग्जाम से बैठने से पहले तक, ये मेरी गारंटी है, हम सारे पेपर इकट्ठे करेंगे, ठीक है, वी विल सॉल्व ऑल दोस पेपर्स इन क्लास। ये मेरी गारंटी है, आपको एग्जाम से पहले बैठने तक आपको मार्क्स स्कीम अपनी फिंगर टिप्स पर रखती होगी, आप आंखें बंद करके बताओगे कि इस सवाल का ये आंसर है, इसका 1 नंबर इस चीज का, 1 नंबर इस चीज का। उसकी टेंशन छोड़ दो, वो मैं कराऊंगा। बस आपका ये काम है कि आपने पास पेपर जरूर करने हैं, सही है।